जय श्री राम, राधे श्याम। आज मैं आपके सामने मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है ना, वो रिसेंटली उसकी डेथ हुई है ये 1 मई को। तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये क्या था, सिवान से ये सांसद था काफ़ी बार, और काफ़ी काफ़ी जो कहते हैं ना कि मूवी जो बनती है जिसमें विलन, फिल्मों में देखते हैं हम, विलन जो रहता है, राजनीति जो नेता रहता है, वो बिल्कुल काफ़ी क्या अत्याचारी रहता है। तो उसी टाइप का ये रियल लाइफ में है ये, ठीक है ना। रियल लाइफ में भी जो जो कहते हैं ना, फिल्मी जो फिल्मों में होता है वो रियल लाइफ में कहाँ होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो रियल लाइफ में है ना, वो फिल्मों से ही, मतलब रियल लाइफ कोई देख के फिल्मों में बनाया गया विलन को। तो कुछ उसी टाइप का है ये, और वो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मोहम्मद शहाबुद्दीन, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखते हैं क्या है इसका। बताता हूँ मैं। इसका जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म हुआ था 10 मई 1967 में, सिवान में हुआ था। और 1 मई अभी रिसेंटली 1 मई 2021 में इसकी डेथ हो गई, ठीक है। इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं क्या है ये, कौन है मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन एक, जो देखते हैं शहाबुद्दीन के बारे में, ठीक है ना। ये तेजाब वाले गैंगस्टर सांसद की कहानी, ये मैंने एक किया है इससे, ठीक है ना। देखते हैं क्या ये, कौन है मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जनता जानता है, ठीक है ना। सिवान में मैक्सिमम जो था वहाँ का ये नेता था, सांसद रह चुका था, ठीक है ना। वहाँ पे इसका क्या है, पूरा एक छत्र राज्य इसका चलता था। वहीं पे ये नेता, ये अपने घर में ही सारे फैसले करता था, ठीक है ना। चाहे पारिवारिक मामले हो, चाहे कुछ भी हो। पारिवारिक मामले बोले तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है, तो ये घर में ही सोल्व कर, ये अपने इसके घर में ही दरबार लगता था, उसी में सारा सोल्व करता था ये। पहले इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले में प्रतापपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी दीक्षा इसने अपनी शिक्षा कहाँ से, बिहार में ही की थी। राजनीति में इसने एमए और पीएचडी करने किया था इसने, ठीक है ना। हीना साहब से इसने शादी की थी। इसका एक बेटा है और 2 बेटी है। शहाबुद्दीन ने क्या कॉलेज से ही अपराध और राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया था। ये कॉलेज से ही पॉलिटिशियन में आ गया था, ठीक है ना। उसी से इसने स्टार्ट किया। किसी फिल्मी किरदार से देखने वाला मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी फिल्मी सी लगती है, मतलब एक तरह से फिल्मी है इसकी पूरा लाइफ। इसका क्या मतलब, जो विलन रहता है फिल्म में जो रहता है उसी टाइप का ये एक तरह से है ये। तो उन्होंने, और इसने क्या कुछ ही वर्षों में अपराध राजनीति में काफ़ी नाम इसने कमा लिया। बहुत कम टाइम में इसने काफ़ी इसने नाम कमाया। ये पुराने टाइम में भी क्या जींस टी शर्ट पहन के, ठीक है ना, रहता था, काफ़ी टशन में रहता था ये। इसके बारे में और देखते हैं। अपराध की दुनिया में पहला कदम, ठीक है ना। पहला कदम इसने कब रखा था, 80 के दशक में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामले में सामने आया, ठीक है ना। 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, इसके बाद इसके नाम पे क्या कई आपराधिक मुकदमे लिखे गए। शहाबुद्दीन के बढ़ते हौसलों को देखकर पुलिस ने सिवान में हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी थी। ये क्या करता था, इसको कोई पुलिस आती थी, ये किसी को कुछ नहीं समझता था अपने टाइम में, ठीक है। पुलिस वाले को भी थप्पड़ मार देता था, उस पर भी गोलियां बरसा देता था ये। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ए श्रेणी का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया था इसका। ये छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन जाना माना नाम बन गया था। इसकी ताकत काफ़ी बढ़ गई थी उस टाइम में। अच्छा ठीक है, राजनीतिक में शहाबुद्दीन का उदय कैसे हुआ देख लेते हैं। राजनीतिक गलियारे में शहाबुद्दीन का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की छत्रछाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। लालू भी कम नहीं था, चारा घोटाले में वो बंद है, अभी कुछ टाइम पहले उसको निकाला गया है। तो चोर चोर मुसेरे भाई, तो उसी तरह का ये भी उसी के टाइम में था। अच्छा, राजनीति में सितारे बुलंद थे। पार्टी में आते ही शहाबुद्दीन को अपनी ताकत और दबंगी का फायदा मिल गया। एक तो ये बदमाश था ही, है ना, गुंडा था ये, तो उस टाइप का क्या राजनीति में आ गया ये। राजनीति में आने के बाद इसने क्या, फिर इसको और दबदबा हो गया, फायदा मिला। पार्टी ने 1990 में विधानसभा का सीट दिया इसको, ठीक है ना। शहाबुद्दीन की 1990 में जीता ये, 1995 में जीता ये, 1996 में उसमें लोकसभा सीट मिला, उसमें जीता ये, ठीक है ना। 2004 तक ये रहा,
इसका पूरा दबदबा रहा। ठीक, 1997 राजनीतिक दल का गठन हुआ और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन गई, जो शहाबुद्दीन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। ठीक है ना, 1997 में लालू प्रसाद यादव था, काफ़ी उसकी ताकत इसकी बढ़ गई थी। अच्छा ठीक, पुलिस और शहाबुद्दीन समर्थकों के बीच गोलीबारी। ये क्या, इसको देखो, मनोज कुमार पप्पू प्रकरण से पुलिस महकमा सख्ते में था। पुलिस ने मनोज शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी करने के मकसद से शहाबुद्दीन के घर छापेमारी मारी थी। इसके लिए बिहार पुलिस की टुकड़ी के अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस भी मदद ली गई थी। भाई इतना बड़ा बदमाश था, इतना बड़ा सांसद था, इसका रसूख था। ठीक है, दोनों मिलके इसके दोनों स्टेट के पुलिस, बिहार और यूपी वाले गए इसके घर छापेमारी मारी, जिसमें क्या 10 लोग, 2 पुलिसकर्मी की और 2 पुलिसकर्मी समेत क्या 10 लोगों की मौत हो गई उस टाइम में। ठीक है ना, इसको पकड़ने के चक्कर में। और ये वहाँ से ये क्या हो गया, फरार हो गया। पुलिस के बहानों में इसने क्या आग लगा दी उस टाइम मौके पे ही। और मौके पे क्या AK-47 भी बरामद हुआ इसके पास। शहाबुद्दीन और उसके साथी मौके से भाग निकले। 2 तो पुलिसकर्मी मारे गए, 10 और अलग अलग मारे गए ये सारे, और ये भाग निकला। अच्छा ठीक है, और आगे सिवान में चलती थी शहाबुद्दीन, इसकी सिवान में तो इसका पूरी हुकूमत चलती है। 2000 के दशक तक सिवान जिले में शहाबुद्दीन एक समांतर सरकार चला रहा था। मतलब 2000 तक तो इसका पूरा दबदबा था। उनकी 1990 से इसने जो सिवान में अपना जो कदम रखा, ठीक है, 2000 पूरा दम उनकी एक अपनी अदालत, इसकी एक अपनी अदालत थी। ठीक है ना, जहां लोगों के फैसले हुआ करते थे। वह खुद सिवान की जनता के पारिवारिक विवादों और भूमि विवादों का निपटारा करता था। ये भूमि निपटारा भी खुद ही कर देता, यही सरकार बन गया था, यही अदालत हो गया था वहाँ पे। यहाँ तक के जिलों के डॉक्टरों की परामर्श फीस भी वही तय करता था, यही तय करता था कि डॉक्टर कौन कितना फीस लेगा, इसी के कब्जे में थे। कई घरों के वैवाहिक विवाद भी निपटा दिया करता था। इसके टाइम में अदालत की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वर्ष 2004 तक लोकसभा के दौरान इसने कई जगह ऑपरेशन किए थे जो मीडिया की सुर्खियों में बने रहे थे। ठीक है ना, ये क्या, अगर इसको कोई ज़मीन पसंद आ गई, कोई लड़की इसको पसंद आ गई, उससे ये उठवा लिया करता था, उसका अपहरण कर दिया करता था। ये एक तो ये हो गया। कोई इसकी प्रॉपर्टी पसंद आ गई, कम रेट दे के उसको क्या वहाँ के मालिक को ये भगा दिया करता था, उसको मारपीट करता था और वहाँ से इसको निकाल दिया करता था। इसलिए ये बहुत सारे केस इसके पेंडिंग है, कम से कम 39 हत्या के केस हैं इसके ऊपर थे। ठीक है ना, और एक और देखते हैं, जेल से लड़ा चुनाव। ये क्या, जेल 1999 का जेल में था ये बंद। ठीक है ना, और वहाँ से ये आपराधिक मामलों में चुनाव 1999 में एक CPI कार्यकर्ता के अपहरण और संदिग्ध हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को लोकसभा 2004 चुनाव से 2004 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें ये नहीं लड़ पाया था और इसकी बीवी खड़ी हुई थी, उससे पहले 8 महीने पहले क्या ये जेल में बंद था। लेकिन चुनाव आते ही शहाबुद्दीन ने मेडिकल के आधार पर अस्पताल में शिफ्ट होने का इंतजाम कर लिया। अस्पताल एक पूरा फ्लोर उनके लिए रखा गया था, जहां वह लोगों से मिलते थे, जहां से ये क्या मिलता था, वहां से बैठ के ये करता था। एक तो इसने क्या, जेल में बंद था, 2004 का चुनाव चल रहा था, तो ये क्या करता था, इसने क्या मेडिकल के बहाने में क्या हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। वहीं पे एक फ्लोर इसने क्या पूरा अपने नाम कर लिया। वहीं पे इसकी क्या सारे पार्टी के नेता जो भी है वर्कर आते थे और उसी के साथ ये मीटिंग करता था वहीं पे। अच्छा, चुनाव की तैयारी की समीक्षा करते थे। वहीं से फ़ोन पर अधिकारियों नेताओं को कहकर लोगों से काम करवाते थे। अस्पताल के उस फ्लोर पर इसकी सुरक्षा के लिए भारी इंतजाम था, जबकि ये अपराधी था, एक जेल में बंद था, इसके लिए इसकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी पुलिसकर्मी रहते थे। यही हमारे देश की क्या विडंबना है एक तरह से। अगर कोई अपराधी है तो उसको भी फैसिलिटी पूरी देती है। कोई बड़ा अपराधी है उसको हर एक तरह से एक तरह सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। बेशक उसको फांसी देनी हो, 10 दिन बाद फांसी देनी हो, तब भी उसको पहले नहीं। यही हमारा देश का एक दुर्भाग्य। अब क्या बोलोगे आप इसको, ठीक है ना। अच्छा, हालत ये था कि पटना हाई कोर्ट ने ठीक चुनाव से कुछ दिन पहले सरकार को शहाबुद्दीन के मामले से सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने शहाबुद्दीन को वापस जेल में भेजने के लिए कहा था, ठीक है ना, उसे देख रहा था। सरकार ने मजबूरी में शहाबुद्दीन को जेल वापस भेज दिया, लेकिन चुनाव में 500 से ज़्यादा बूथ
लूट लिए गए। इसके इशारे पे ही क्या 500 से ज़्यादा वोट, क्या जो चुनाव था ये पता चला कि ये हार जाएगा तो कुछ भी है, तो इसने क्या अच्छा मूर्ति में मतलब सारा लुटवा दिया, पोलिंग बूथ दिया। आरोप था कि यह काम शहाबुद्दीन के इशारे पर ही किया गया, लेकिन दोबारा चुनाव हुआ और दोबारा में ये क्या लोकसभा सांसद बन गया और ये जीत गया। लेकिन उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले जेडी के ओम प्रकाश यादव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। चुनाव के बाद कई जेडी कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई थी, हत्या भी कर दी थी इसने, ठीक है ना। जीत गया था लेकिन हत्या हो गई थी। कभी हत्या का आतंक का दूसरा नाम था शहाबुद्दीन। 2001 में राज्य में सिविल लिबर्टी के लिए पीपुल यूनियन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि राजद सरकार कानूनी कार्रवाई के दौरान शहाबुद्दीन को संरक्षण दे रही है, ठीक है ना। सरकार के संरक्षण में वह खुद ही कानून बन गए थे, ये खुद ही कानून बन गया था। सरकार की ताकत ने इसे क्या एक नई चमक दी थी। पुलिस शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधियों की तरफ से आंखें बंद किए रहती थी। शहाबुद्दीन का आतंक इस कदर था कि किसी ने भी उस दौर में इसके खिलाफ कभी कोई मामला, कोई दर्द में कोई अगर देख भी लेता था कि अपराध में, तो कोई गवाही नहीं देता था, ठीक है। शहाबुद्दीन की आपराधिक गतिविधि की तरफ से आंखें बंद किया रहती थी हमेशा। इसका खौफी उतना था। शहाबुद्दीन का आतंक इस कदर था कि किसी ने भी उस दौर में उनके खिलाफ इसके खिलाफ कभी किसी गवाही में हिम्मत नहीं की। सिवान जिले में वह अपनी जागीर, सिवान को क्या अपनी जागीर समझता था। उनकी इज्जत के लिए बिना पत्ता भी, इसकी इजाज़त के बिना क्या एक पत्ता भी नहीं हिलता था सिवान में। जैसे ही रात के 8 बजे ये क्या सारे कोई घर से नहीं निकलता था, ठीक है ना। वसूली किया करता था व्यापारियों से, ये काफ़ी ये था। अच्छा ठीक है, इसको इस टाइम में होना चाहिए था ऐसे सांसद को, नहीं इसमें तो ठीक है कि जैसे कर्फ्यू लगा हुआ कोविड का, तो इस तरह से इसका ठीक था एक तरह से। तो आज के टाइम में तो ऐसा है नहीं, जनता हमारी क्या है बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। पहले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे निशाने पर। हमेशा या पुलिस अधिकारी इसके निशाने पे रहते थे, जरा बस इसके हिसाब से काम होना चाहिए तो ठीक था। ताकत के नशे में चूर मोहम्मद शहाबुद्दीन इतना अभिमानी हो गया था कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को कुछ नहीं समझता था। ये आए दिन अधिकारियों से मारपीट करता था, है ना। उनका सागल यहाँ तक कि पुलिस वालों पर गोली चला देता था, ये गोली भी चला देता था। मार्च 2001 में जब पुलिस की राजद के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट के हिसाब से पहुंची इसको पकड़ने के लिए, तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी करने आए अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया और उनके आदमियों ने पुलिस वालों की पिटाई भी कर दी इसको। तो ये है, इस संजीव कुमार एक था, पुलिसकर्मी था, ठीक अधिकारी था, उस पर क्या इसने थप्पड़ मारा और जो भी उसके साथ और भी पुलिसकर्मी आए थे उसकी क्या पिटाई भी यानी क्या अपने पार्टी वाले वर्कर से करा दिया। अच्छा ठीक है, पुलिस और शहाबुद्दीन समर्थक के बीच गोलीबारी। मनोज कुमार पप्पू प्रकरण में पुलिस महकमा सख्ते में था। भाई मनोज कुमार पप्पू को थप्पड़ मार दिया पुलिस ने। मनोज और शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी करने के मकसद से शहाबुद्दीन के घर छापेमारी की। इसके लिए बिहार पुलिस और उत्तर पुलिस की मदद ली गई। उस कार्रवाई में क्या ये मैं बताया 2 और 10 मारे गए, वाहनों में आग लगा दी गई थी, है ना। इतनी मोटी 47 पकड़ा गया था। हत्या और अपहरण के मामले में हुई उम्र के साल 2004 में के चुनाव के बाद शहाबुद्दीन का बुरा वक्त आ गया। बुरा वक्त क्यों आ गया? उस टाइम क्या नीतीश कुमार आ गया, हमारे लालू जी गायब हो गए सत्ता से, ठीक है। इस दौरान शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए, राजनीतिक रंजिश भी बढ़ गई थी। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक विशेष टीम ने दिल्ली में से मोहम्मदीन को गिरफ्तार किया। इसको जब वह सांसद सत्र में भागीदारी कर रहा था, ठीक है ना। 2005 में गया था संसद। और दरअसल उससे पहले कि सिवान के प्रतापपुर में एक पुलिस छापे के दौरान इसके घर से क्या कई अवैध आधुनिक हथियार, सेना के नाइट विजन डिवाइस और पाकिस्तानी शस्त्र फैक्ट्रियों में बने हथियार बरामद हुए थे। तो हत्यापहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने के दर्जनों मामले शहाबुद्दीन पर हैं। अदालत ने इस तरह से शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, ठीक है, 2004 में। अच्छा ठीक, चुनाव लड़ने पर रोक। अगस्त, तब भी ये जेल में था, चुनाव लड़ रहा था। अगस्त 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। उस वक्त लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना तो
ये नहीं लड़ सकता, तो भाई इसने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। हिना साहब ने पर्चा भर दिया, लेकिन वह चुनाव हार गई, ठीक है ना। बदमाश था ये, तो ये वो तो इसकी बीवी तो बदमाश थी नहीं, तो उतना समर्थन भी नहीं मिला, ये जेल में बंद था, तो ठीक है ना। तो कैसे डराता धमता, डरा धमका भी नहीं पाया जनता को, तो हार गई इसकी बीवी। उसके बाद से ये राजद का ये बाहुबली नेता सिवान के मंडल कारागार में बंद था, ठीक है। 2009 से ये बंद था। साउद्दीन पर एक साथ कई मामले चल रहे थे और कई मामलों में इसको सजा भी सुनाई जा चुकी थी। अच्छा, अब ये देखिए, एक तेजाब कांड है, इसने क्या कर दिया था, दो भाई थे सिवान में ही के, है ना। एक चंदा बाबू एक व्यापारी थे, ठीक है ना। उसके 4 बेटे थे, उसमें से 2 बेटों को इसने क्या तेजाब डाल के मार दिया था, हाँ, उसके टुकड़े करके बोरी में बंद करके फेंक दिया था, ठीक है ना। उसका तीसरा भाई इस सबको उसका तीसरा भाई क्या सतीश जिसका नाम था, ठीक है ना। दो बेटे, उसके 4 बेटे थे। चंदा बाबू के 4 बेटे थे, एक बेटा तो अपाहिज था, तो कोई वो नहीं है, घर पे रहता था, बाकी 3 बेटे थे, ठीक है ना। पहले इसके पूरा देख लेते हैं, चलिए ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ। सिवान के बहुचर्चित तेजाब कांड में पटना हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी शहाबुद्दीन की सजा को बरकरार रखा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने महज कुछ ही मिनटों में इस मामले पर शहाबुद्दीन की याचिका खारिज कर दी। जैसे ही शहाबुद्दीन के वकील ने कुछ कहना चाहा, पीठ ने पूछा, शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही देने जा रहे सजीव रोशन, उसका दो आदमियों को जला के मारा था, उसका ये भाई था सजीव रोशन, ठीक है ना। तो को क्यों मार दिया गया, उसने क्योंकि वो देखा था हत्या करते हुए इनको, ठीक है ना। क्यों मार दिया गया, उसके मर्डर के पीछे कौन था। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार के मुखिया चंदा बाबू का फिर से न्यायालय पर भरोसा बढ़ गया। अपने बेटे को गंवाने वाले चंदा बाबू के केस की शुरुआत से ही न्यायालय पर उसको फैसले थे इनको। अच्छा, आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। ये 16 अगस्त 2004 की बात है। बिहार के एक जिले सिवान में चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा प्रसाद उनका नाम था, उर्फ चंदा बाबू जो कि पेशे से एक व्यवसायी थे और अपनी पत्नी, बेटी और 4 बेटों के साथ इस जिले में रहा करते थे। चंदा बाबू की एक किराने और परचून की दुकान थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक 16 अगस्त की रात उनके लिए कभी ना भूलने वाली रात बन गई, ठीक है। 16 अगस्त में चंदा बाबू की एक दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठा और दूसरा बैठा कौन था, दूसरे दुकान पर कौन था, गिरीश बैठा था, है ना। उस दिन कुछ बदमाश चंदा बाबू की किराने की दुकान पर रंगदारी मांगने आए, ठीक है ना। इसी के बदमाश थे ये, मोहम्मद शहाबुद्दीन के ही आए। उन्होंने सतीश से 2 लाख की रंगदारी मांगी। सतीश ने 2 लाख देने से मना कर दिया तो उन्होंने सतीश के साथ मारपीट की। उस वक्त सतीश का भाई भी वहीं खड़ा था। मारपीट के बाद सतीश घर गया और तेजाब लाकर उसने बदमाशों के ऊपर डाल दिया। अच्छा ठीक है, देखते हैं और क्या। जब बदमाशों ने दोनों भाइयों को तेजाब से नहला दिया। बदमाशों पर तेजाब डालने के बाद जो सतीश और उसके भाई को पकड़कर ले गए, उनकी दुकान में आग लगा दी। पहले तो आग लगा दी, ठीक है ना। फिर उनका भाई राजीव इस पूरी वारदात को कहीं से छिपकर देख रहा था। राजीव था, 2 भाई थे, 2 भाई बोले तो सतीश और गिरीश, है ना। और राजीव क्या देख रहा था कहीं से, अच्छा ठीक है, तीसरा भाई देख रहा था, पूरी वारदात को छिपकर देख रहा था। लेकिन बाद में वो भी बदमाशों के हाथ लग गया। फिर दोनों भाइयों को एक जगह बंदी बना लिया। बदमाशों ने राजीव को रस्सी से बांध दिया था और राजीव की आंखों के सामने ही सतीश और गिरीश के ऊपर तेजाब से भारी बाल्टी उड़ेड़ दी। बड़े भाई राजीव की आंखों के सामने सतीश और गिरीश के तेजाब को जलाकर मार दिया गया। उसके बाद दोनों की लाश के टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिया गया। पिता को नहीं थी बेटों की मौत की खबर। उस टाइम क्या सिवान में उसके चंदा बाबू नहीं थे, वो पटना में नहीं थे, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई थी उनके 2 बेटों की हत्या कर दी गई है और वो अब सिवान वापस ना आए वरना मारे जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से बदमाशों ने कर दिया। इस दौरान राजीव बदमाशों की कैद से किसी तरह भाग निकला और स्थानीय, देखो उसका तीसरा बेटा था राजीव, ठीक है ना, उन्हीं की कैद में था लेकिन भाग निकला वो, ठीक है ना, किसी तरह बदमाशों की कैद से भाग निकला
और स्थानीय सांसद के घर उसने शरण ली। इस पूरी घटना के दौरान चंदा बाबू की पत्नी, दोनों बेटियां और एक अपाहिज बेटा भी घर लौट छोड़कर जा चुके थे, ठीक है ना, घर छोड़ दिया उन्हें सिवान से। तभी चंदा बाबू ये खबर मिली तो उनका एक बेटा छत से गिर गया है। हालांकि ये बदमाशों की एक साजिश थी ताकि वो आए सिवान में आए और हम इसे भी मार दें। दर दर भटकते रहे, चंदा बाबू नहीं मिली मदद कहीं भी। अच्छा, इतना बड़ा बदमाश था, इतना उसका दबदबा था, कहाँ हमारे तो इंडिया में तो यही होता है। जैसे तैसे हिम्मत करके चंदा बाबू सिवान आए लेकिन उन्होंने पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। दरोगा ने उनसे कहा कि वो तुरंत सिवान छोड़ दें, लेकिन बाबू ने हिम्मत नहीं हारी और वो पटना के एक नेता से मदद मांगने पहुंचे लेकिन नेता ने भी पल्ला झाड़ दिया, पटना का भी नेता झाड़ दिया। दूसरी तरफ बदमाशों ने चंदा बाबू के भाई को भी धमकी दे दी, ठीक है, जिसकी वजह से वो डर कर पटना छोड़कर मुंबई चले गए। मुंबई छोड़ के पटना भी छोड़ दिया उन्होंने। पहले सिवान में रहते फिर पटना में आए, वो रहने लगे। फिर क्या, पटना भी छोड़ दिया, कोई मदद नहीं कर रहा था। नेता से मिले। इसके बाद चंदा बाबू पटना में ही रहने लगे। उन्हें कुछ टाइम बाद मुंबई में फिर आए पटना में। उन्हें पता चला कि उनका बेटा राजीव जिंदा है, ठीक है ना। पहले बता दें कि राजीव को भी मार दिया, लेकिन नहीं, राजीव जिंदा था। राहुल गांधी से भी इन्होंने मुलाकात की चंदा बाबू ने। चंदा बाबू फिर किसी तरह सोनपुर के एक बड़े नेता से मिले। नेता ने उन्हें मदद का भरोसा दिया, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ ना हो सका। फिर बाबू दिल्ली आए और उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, लेकिन यहाँ भी सिर्फ उन्हें आश्वासन दिया। राहुल गांधी से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला, कोई वो नहीं। निराश होकर चंदा बाबू फिर से डीआईजी एक के बग्गा से मिलने गए। एक के बग्गा थे डीआईजी, है ना, मिलने पहुंच गए। डीआईजी ने उनकी बात सुनकर एसपी को फटकार लगाई और सुरक्षा देने के लिए कहा। उसके बाद चंदा बाबू को सुरक्षा मिल गई और वह सिवान वापस आ गए। इसी बीच एक दिन उनका बेटा राजीव भी घर आ गया। कुछ दिनों बाद राजीव की शादी हो गई, मगर शादी के 18वें दिन यानी 16 जून 2004 को, देखिए 16 जून 2004 को, ये 2014 16 जून 2004 में वो वारदात हुई थी, है ना, और 2014 हो गया, ये 10 साल हो गए इस बार जो जलाया हुआ उनके बेटों को मारा। पहले 2 तेजाब फेंक के, फिर 10 साल बाद यानी 16 जून 2014 को राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदा बाबू ने थाने में राजीव की हत्या की एफआईआर कराई। उन्होंने मोहम्मद साबुद्दीन पर उनके बेटे पर गोली मरवाने का आरोप लगाया। फिर हुई साबुद्दीन की गिरफ्तारी। 2004 में तेजाब कांड के नाम से मशहूर सनसनीखेज हत्याकांड में साबुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आ गई तब साबुद्दीन पर शिकंजा कस गया। उसी साल साबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। तभी से साबुद्दीन को कड़ी निगरानी के बीच जेल में रखा गया था, ठीक है ना। 2014 में वो जेल में बंद है, 2005 से वो जेल में बंद था साबुद्दीन, ठीक है ना, जेल से, लेकिन सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ये केस एक तरह से चल रहा था, ये वाला तेजाब कांड वाला। इसमें भी सज़ा उसको भी मिली नहीं थी और दूसरे केस उसके चल रहे थे, उसके कारण वो उसके जेल में बंद था। जब नीतीश कुमार की सरकार आ गई तब साबुद्दीन पर शिकंजा कस गया, ठीक है ना। अब लालू गया 2004-05 में, लालू चला गया। लालू जब तक था उसका ये पूरा दबदबा था उसके कारण। अब लालू गया, अब ये क्या नीतीश आ गया, तो अब देखो उसी साल साबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। तभी से साबुद्दीन को कड़ी निगरानी के बीच जेल में रखा गया था। साबुद्दीन को निचली अदालत ने इस बीच कई मामलों में सजा सुनाई थी, ठीक है ना। इसके खिलाफ क्या 39 हत्या अपहरण के मामले थे। 38 में साबुद्दीन को जमानत मिल चुकी थी। 39वां केस राजीव का था, जो अपने दो सगे भाइयों की हत्या का चश्मदीद गवाह था। मगर 2014 में उसकी हत्या के साथ ही साबुद्दीन की जमानत का रास्ता साफ हो गया था। फिर आखिरकार 11 साल बाद साबुद्दीन जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी। कुछ टाइम तक आया, फिर लेकिन रद्द कर दी, ठीक है ना। ये देखो, ये है पूरा उसका, अब यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब यही इसकी कहानी थी। देख लीजिए कैसे हमारे देश में नेता बनते हैं, किस तरह से क्या है, बताइए। इसकी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी एक तरह से, 3 बेटों को इसके मार दिया। कितनी दुख की बात है, ठीक है ना। ऐसे नेता ऐसे कहाँ से हमारे इंडिया में हो जाते हैं, मतलब सोचने की बात है।
ये पूरा दम काफ़ी इसका दबदबा था, ठीक है ना। अब भगवान करे कि ऐसे नेता कभी ना हो, लेकिन आज के टाइम में अभी भी हैं, ठीक है ना। ये तो न्यूज़ में आ गया, ये है, अभी भी बहुत सारे नेता हैं। एक आप कानपुर के आप वो क्या विकास दुबे वाला भी कहानी आपने जाना ही होगा, ठीक है ना, वो भी आपको पता ही होगा। इस तरह से नेता ऐसे होना हमारे देश के लिए काफ़ी शर्म की बात है। इस तरह से इतने बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच के इतना अच्छे करके ये इतना गलत काम करते हैं, तो ये काफ़ी दिल को दुख करने वाली की बात है, ठीक है ना। अब 1 मई को अब इसकी क्योंकि डेथ हो गई है, कोरोना के कारण हुई है, कोरोना नेगेटिव आया, इसका बेटा है ओसामा, ठीक है, कर इसकी जांच की जाए। अरे इतने को मार दिया, इतना अपहरण किया, अब इसकी क्या जांच करवाएगा तू? ऐसा आदमी मर गया, अच्छा हुआ एक तरह से, नहीं तो